तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया या जिसको कॉमन लैंग्वेज में ब्लड कैंसर भी कह देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड कैंसर के टॉपिक के साथ। तो ब्लड कैंसर एक काफ़ी रिस्की, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी लेंथी कैंसर है जिसको हम दो पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। पहले के अंदर हम ईटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, कोजेज, डायग्नोसिस वगैरह पढ़ेंगे और अगले पार्ट के अंदर हम इसका मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है। तो ल्यूकीमिया, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले देखते हैं एक बारी डेफिनेशन। इट इज अ it is a abnormal proliferation of it is a abnormal proliferation of immature WBC। ठीक है, ये है एक छोटी सी डेफिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, इमेच्योर WBC का प्रोलिफरेशन हो जाता है। प्रोलिफरेशन मतलब लार्ज नंबर के अंदर प्रोडक्शन हो जाता है, वो होता है आपका ल्यूकीमिया। ठीक है, दिस इज ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर। ठीक है। तो ब्लड कैंसर स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि ब्लड सेल फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, हाउ ब्लड सेल फॉर्म। तो देखो, कोई भी ब्लड सेल्स होते हैं वो उनकी स्टार्टिंग होती है हमेशा बोन मैरो से। बोन मैरो के अंदर भाई देखो एक लॉन्ग बोन होती है, ज़्यादातर ये लॉन्ग बोन्स के अंदर ही होते हैं। लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, इनके अंदर ही ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एक ये बोन है, एक लॉन्ग बोन है, दिस इज द लॉन्ग बोन। इसके अंदर तीन पार्ट्स के अंदर अपने को डिवाइड होता है, अपने को पता है। ऊपर वाले पार्ट को एपिफाइसिस बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम डायफाइसिस बोलते हैं और सबसे नीचे वाले पार्ट को भी एपिफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एपिफाइजियल पार्ट के अंदर ही होती है बोन मैरो, अपने को सभी को पता है। ठीक है, बोन मैरो भी अपने को पता है दो टाइप की होती है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो के अंदर सारे सेल प्रोड्यूस होते हैं, ये चीज़ आप सभी को पता है। ठीक है, तो जो हम बात करते हैं कि हाउ ब्लड सेल्स फॉर्म। तो ब्लड सेल फॉर्म करने के लिए जो सबसे पहला प्रोडक्ट होता है वो होता है स्टेम सेल्स। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स आर द फर्स्ट प्रोडक्ट जिससे अपनी बॉडी के अंदर हर टाइप के सेल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होता है, इसी से सारे के सारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स दो पाथवे के अंदर एंटर होता है, एक माइलोइड पाथवे, एक लिम्फोइड पाथवे। ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल एंटर होता है दो पाथवे के अंदर। ठीक है, एक होता है माइलोइड पाथवे, एक होता है लिम्फोइड पाथवे। देखिए, एक पाथवे हो गया माइलोइड, एक हो गया लिम्फोइड। इधर लिख लेते हैं माइलोइड पाथवे। इधर होगा ये लिम्फोइड पाथवे। ये दो पाथवे के अंदर एंटर हो गया, एक तरफ माइलोइड पाथवे, एक तरफ लिम्फोइड पाथवे। माइलोइड पाथवे से ये चार टाइप के सेल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, माइलोइड पाथवे के अंदर क्या होता है, चार टाइप के सेल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले सेल जिसका नाम होता है मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट।
आपने वैसे हिमेटोलॉजी के अंदर ये रफली थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। सेकंड होता है माइलोब्लास्ट। एक सेल मेगा कैरियोब्लास्ट, एक सेल माइलोब्लास्ट। ठीक है, दिख तो रहा है ना, थोड़ा ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा मैं। माइलोब्लास्ट, एक मेगा कैरियोब्लास्ट, एक माइलोब्लास्ट, एक मोनोब्लास्ट। और लास्ट यहां पे प्रोड्यूस होता है एक और सिंगल सेल जिसका नाम होता है प्री एरिथ्रोसाइट। प्री एरिथ्रोसाइट, प्री एरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये 4 टाइप के सेल प्रोड्यूस होते हैं अगर स्टेम सेल माइलोइड पाथवे के अंदर एंटर होता है। अब इन चारों सेल से क्या क्या सेल बनते हैं? जो मेगा कैरियोब्लास्ट होता है ना, जो मेगा कैरियोब्लास्ट होता है, इससे सबसे पहले इससे बनता है एक सेल जिसका नाम होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, फिर जो माइलोब्लास्ट होते हैं ना, इससे बनते हैं 3 सेल्स। सबसे पहले बेसोफिल, एसिनोफिल और एक न्यूट्रोफिल। ये बनते हैं माइलोब्लास्ट से 3 टाइप के सेल, बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। उसके बाद मोनोब्लास्ट से बनते हैं एक सेल जिसका नाम होता है मोनोसाइट। और वही बात करते हैं प्री एरिथ्रोसाइट। नाम से ही पता चल रहा है एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, यहां से बनते हैं एरिथ्रोसाइट या आरबीसी सेल्स। ठीक है, ये तब है अगर आपका स्टेम सेल माइलोइड पाथवे के अंदर एंटर होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं, अगर ये स्टेम सेल आपका लिम्फोइड पाथवे के अंदर एंटर होता है तो कौन से सेल बनाता है? लिम्फोइड पाथवे के अंदर एंटर होता है तो ये 2 टाइप के सेल बनाता है। ठीक है, कितनी टाइप के बताया मैंने? 2 टाइप के, एक लार्ज लिम्फोसाइट सेल, एक स्मॉल लिम्फोसाइट सेल। एक बनाता है ये लार्ज लिम्फोसाइट सेल, एक स्मॉल लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, एक लार्ज लिम्फोसाइट सेल, एक स्मॉल लिम्फोसाइट सेल। 2 टाइप के लिम्फोसाइट सेल प्रोड्यूस करता है अगर स्टेम सेल एंटर होता है 2 पाथवे के अंदर। कौन से? एक लार्ज, एक स्मॉल। ठीक है, अब बात करते हैं लार्ज लिम्फोसाइट सेल कौन से सेल्स को प्रोड्यूस करता है। जो लार्ज लिम्फोसाइट सेल है ये एक ही सेल बनाता है जिसका नाम होता है एनके सेल या नेचुरल किलर सेल। ठीक है, एनके या नेचुरल किलर सेल, एनके सेल्स। लार्ज लिम्फोसाइट सेल केवल एक टाइप के सेल फॉर्म करते हैं। लार्ज लिम्फोसाइट सेल एक ही सेल बनाते हैं जिसका नाम है नेचुरल किलर सेल। उसके बाद बात करते हैं स्मॉल लिम्फोसाइट सेल्स। स्मॉल लिम्फोसाइट सेल 2 टाइप के सेल को प्रोड्यूस करता है। ये बनाता है 2 टाइप के सेल्स। ठीक है, कौन से सेल्स? एक बनाता है ये बी लिम्फोसाइट, एक बनाता है ये टी लिम्फोसाइट। एक बनाता है बी लिम्फोसाइट, एक ये बनाता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। और अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या क्या बनाते हैं? सबसे पहले बी लिम्फोसाइट जो सेल्स होते हैं ये कौन से टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आपको पता होना चाहिए जो बी लिम्फोसाइट सेल होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी।
वहीं टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होते हैं, जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, ये भी दो टाइप के सेल्स बनाते हैं। जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, ये दो टाइप के सेल्स बनाते हैं। ठीक है, एक होता है मेमोरी सेल, एक होता है प्लाज्मा सेल। एक होता है प्लाज्मा सेल्स। मेमोरी सेल एंड प्लाज्मा सेल। ठीक है, अब जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं तीन चार तरह के सेल्स। सबसे पहले इनका नाम देख लेते हैं। जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं तीन चार टाइप के सेल्स को, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है। CD4 सेल, जो आपने HIV में पढ़ा होगा। CD8 सेल्स, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी हेल्पर और टी सप्रेसर सेल, ये प्रोड्यूस करते हैं टी लिम्फोसाइट सेल्स। और अब बी लिम्फोसाइट सेल्स की बात करें, एक मेमोरी सेल, एक प्लाज्मा सेल। अब जो प्लाज्मा सेल होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज। ये प्रोड्यूस करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड एंटीबॉडीज। बस देखो, ये है आपका पूरा का पूरा स्टेम सेल का सिस्टम, जो आपको सामने दिखा हुआ है। देखिए, ध्यान से देखिए, दो एक बारी रिवाइज कर लीजिए। मैंने क्या बताया भाई, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल था, दो पाथवे के अंदर एंटर होता है। एक पाथवे माइलोइड, एक है लिम्फोइड। अगर माइलोइड पाथवे के अंदर एंटर होता है तो चार सेल बनाता है: मेगा कैरियोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और प्री एरिथ्रोसाइट। मेगा कैरियोब्लास्ट से बनते हैं प्लेटलेट्स, माइलोब्लास्ट से बनते हैं बेसोफिल, एसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोब्लास्ट से बनते हैं मोनोसाइट, प्री एरिथ्रोसाइट से बनते हैं आरबीसी। ठीक है, वहीं बात करते हैं, अगर स्टेम सेल गए हैं लिम्फोइड पाथवे के थ्रू, तो दो सेल्स बनेंगे: लार्ज लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट। लार्ज ने बनाए नेचुरल किलर सेल, स्मॉल ने बनाए बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट सेल प्रोवाइड करते हैं एंटीबॉडी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो टी लिम्फोसाइट है, उन्होंने प्रोवाइड करी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो बी लिम्फोसाइट सेल है, इसने दो सेल्स बनाए: एक मेमोरी सेल, जिसका काम होता है मेमोरी स्टोर करके रखना, कोई पैथोजन कब आया था, उसको उससे बॉडी ने कैसे फाइट करी थी। उसके बाद प्लाज्मा सेल, ये दो चीज प्रोड्यूस करते हैं: इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज। फिर है टी लिम्फोसाइट सेल, ये चार टाइप के सेल बना रहा है: CD4, CD8, टी हेल्पर, टी सप्रेसर। ठीक है, अब मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि अब जो आगे हम ब्लड रिलेटेड कैंसर पढ़ेंगे, तो अपने को पता होना चाहिए कि ब्लड कैसे फॉर्म होता है। सपोज करो, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मल्टीपल माइलोमा की, तो मल्टीपल माइलोमा में अगर अपने को ये पता होगा कि कौन सा सेल अफेक्ट होता है, तो हम उससे रिलेटेड नीचे के सारे सेल जो भी वो प्रोड्यूस करता है, सबका पता होगा। जैसे मल्टीपल माइलोमा में क्या है, प्लाज्मा सेल्स है ना, प्लाज्मा सेल्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल्स के अफेक्ट होने से इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बनेंगे और एंटीबॉडी नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ होजकिन्स लिम्फोमा। होजकिन्स लिम्फोमा में क्या है, बी लिम्फोसाइट अफेक्ट होते हैं। तो बी लिम्फोसाइट अफेक्ट होते हैं, तो बी लिम्फोसाइट अफेक्ट होने की वजह से ना ही मेमोरी सेल अच्छे से बन पाएंगे, ना ही प्लाज्मा सेल्स बन पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ मैं नॉन होजकिन, जिसके अंदर बी और टी दोनों ही अफेक्ट होते हैं। फिर मैं बात करता हूँ लिम्फोमा। तो लिम्फोमा के अंदर क्या है, स्मॉल लिम्फोसाइट सेल अफेक्ट होते हैं। ठीक है, लिम्फोमा के अंदर स्मॉल लिम्फोसाइट सेल अफेक्ट होते हैं। तो स्मॉल लिम्फोसाइट सेल अगर अफेक्ट होंगे, तो ना ही बी सेल अच्छे से बनेंगे, ना ही टी बनेंगे, और बी टी जो भी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, सब कुछ अच्छे से नहीं बनेगा। अब
हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के अंदर जिसका नाम है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर, ठीक है। तो ये क्या है, एक अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है WBC सेल्स का। वाइट ब्लड सेल्स यानी जो भी वाइट ब्लड सेल्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे वहां के अंदर एबनॉर्मेलिटी प्रोलिफरेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका सेल कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है आपको ये टेबल याद रखने की, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी से। ठीक है, देखो नॉर्मल कंडीशन की बात करा जाए तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपने बॉडी के अंदर ब्लड सेल एक ऑर्डरली फॉर्म के अंदर बनते हैं। जैसे अगर एक दिन के अंदर 1000 ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो 1000 नए ब्लड सेल ही फॉर्म होंगे। जितने डिस्ट्रॉय होंगे उतने ही नए सेल फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये एक ऑर्डरली फॉर्म के अंदर, एक कंट्रोल्ड फॉर्म के अंदर होता है। लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से अपने बोन मैरो के अंदर मैलिग्नेंसी डेवलप हो चुकी है किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, तो उससे क्या होता है मैलिग्नेंसी, मैंने कैंसर के फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर कैसा होता है फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया था। उसके अंदर मैंने बताया था कैंसर डेवलप होने के लिए क्या होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए जेनेटिक्स लेवल पे, ठीक है। तो अगर म्यूटेशन हो जाता है तो उससे जीन्स कैसे अफेक्ट होते हैं, तो भाई मैंने बताया था 2 टाइप के जीन्स हर सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, हर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक ट्यूमर एक्सीलरेटर और एक ग्रोथ इनहिबिटर। तो म्यूटेशन होने की वजह से जो ग्रोथ एक्सीलरेटर है, ट्यूमर एक्सीलरेटर सेल है, उसका काम बढ़ जाता है और जो ट्यूमर सप्रेसर या ग्रोथ इनहिबिटर सेल है उसका काम डिक्रीज हो जाता है। जिससे क्या होता है अपनी बोन मैरो के अंदर ना बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर WBC सेल बनने फॉर्म हो जाएंगे। लार्ज अमाउंट के अंदर क्या हो गया है WBC सेल फॉर्म हो गए हैं। कैसे भाई, म्यूटेशन हुआ है, म्यूटेशन होने की वजह से क्या हुआ है जीन स्टिमुलेट हुए, जिससे क्या हुआ है जिसको ग्रोथ बढ़ानी थी उसने काम अपना बढ़ा दिया और जिसको ग्रोथ कंट्रोल करना था उसका काम डिक्रीज हो गया, जिससे WBC प्रोड्यूस होने शुरू हो गए ज्यादा, ठीक है। तो वैसे क्या है आमतौर पे अपना जो बोन मैरो है इस चीज को इनिशियली कोप अप करने की कोशिश करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन म्यूटेशन कंटिन्यू होता रहता है। उससे क्या होता है अपनी बॉडी को नॉर्मली जितना प्रोड्यूस कर सकती है उसकी बजाय ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएगी। सपोज करो, इमेजिन करो एक फैक्ट्री जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर 100 वर्कर काम करते हैं, जिसकी कैपेसिटी है एक दिन के अंदर 100 पीसीज को प्रोड्यूस करने की। लेकिन क्या होता है अगर उसको ये कह दे कि आपको एक दिन के अंदर 1000 पीसेस प्रोड्यूस करने हैं, तो वो क्या करेगी भाई, ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे वहाँ पे वर्कर्स। लेकिन अगर उसको ये कह दे 100 वर्कर्स को कि आपको एक दिन के अंदर 1 लाख प्रोडक्ट फैक्ट्री से बाहर निकालने ही निकालने हैं, तो वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, बस इधर से प्रोडक्ट आएगा और उधर से वो बाहर निकालते जाएंगे। तो उससे क्या होएगा WBC को मैच्योर होने के लिए ना एक टाइम की जरूरत होती है, तो वो टाइम नहीं मिल पाएगा। उससे क्या होएगा पूरी बॉडी के अंदर इमेच्योर WBC का ढेर लग जाएगा, ठीक है, इमेच्योर WBC का ढेर लग जाएगा। मैंने क्या बताया एक बार दोबारा से सुनो। अपनी बोन मैरो की एक कैपेसिटी है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक नंबर के सेल ही प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन म्यूटेशन की वजह से वहां पे ग्रोथ बढ़ जाती है और ग्रोथ इतनी बढ़ जाती है कि सेल मैच्योर हो ही नहीं पाते, जिससे क्या होता है पूरी बॉडी के अंदर इमेच्योर सेल्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, जिससे पूरे ब्लड के अंदर इमेच्योर सेल्स ही घूमते रहते हैं, ठीक है। इमेच्योर सेल घूमने की वजह से क्या हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर WBC का नंबर कम हो जाता है। वैसे तो WBC बहुत हाई नंबर में है, लेकिन ये इमेच्योर है, दीज आर नॉट मैच्योर सेल, दीज आर इमेच्योर सेल्स, ठीक है। और देखो
अपनी बोन मैरो के अंदर स्पेस लिमिटेड है, वहां पे चीजें फिक्स होती है भाई, इतना काम यहाँ पे डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होएगा, यहाँ आरबीसी प्रोड्यूस होगा, यहाँ प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होंगे। तो अगर केवल डब्ल्यूबीसी ही प्रोड्यूस होते रहेंगे तो आरबीसी और प्लेटलेट्स प्रोडक्शन के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा। केवल बोन मैरो के अंदर केवल डब्ल्यूबीसी ही डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से आरबीसी और प्लेटलेट्स का नंबर कम होने लग जाएगा। होने लग रहे क्या है, डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। काम देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी का बहुत ज्यादा काम होना चाहिए, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं कि ये मैच्योर ही नहीं हो पा रहे, इमेच्योरली पूरे शरीर में सर्कुलेट कर रहे हैं, जिससे क्या होएगा, पूरी बॉडी के अंदर अब नॉर्मल इमेच्योर डब्ल्यूबीसी का ढेर लग जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका पैथोफिजियोलॉजी ल्यूकीमिया का। तो लिखते हैं इसी पैथोफिजियोलॉजी को जो मैंने आपको बताया है। occurs and begins in bone marrow। ठीक है, किसी भी ईटियोलॉजी की वजह से, किसी भी रिस्क फैक्टर की वजह से क्या हुआ है यहाँ पे, ड्यू टू एनी ईटियोलॉजी, म्यूटेशन एंड क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी। ठीक है, म्यूटेशन और क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जिससे डिक्रीज ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिविटी एंड इंक्रीज ओनकोजीन एक्टिविटी। ओनकोजीन कह लो या ग्रोथ एसिलरेटर कह लो। ठीक है, ठीक है, ओनकोजीन एक्टिविटी। उससे क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या चेंज आता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर दो चेंज आते हैं। ठीक है, एक तो लैक ऑफ सेल ग्रोथ कंट्रोल हो जाती है, और सेकंड ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ है भाई, किसी ईटियोलॉजी की वजह से भाई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हुई, म्यूटेशन हुई, जिससे क्या होया, डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रोथ बढ़ गई और कंट्रोल घट गया। ठीक है, तो ये चीज, जिससे मैरो सेल बिकम ल्यूकेमिक। मैरो सेल ल्यूकेमिक बन जाते हैं। ठीक है, उससे फिर क्या होता है, जिससे एक्सेस नंबर ऑफ abnormal WBC occupy the bone marrow space।
ओके, उससे it alters the production of RBC and platelets। देखो क्या हो रहा था भाई, WBC इतने ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गए हैं और इमेच्योरली बाहर निकलने लग गए, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे, जिससे पूरी बोन मैरो के अंदर WBC ही WBC भर गए, जिससे RBC और प्लेटलेट्स को प्रोडक्शन का स्पेस नहीं मिला। तो उससे वैसे तो पूरे बॉडी के अंदर WBC भर चुके हैं, लेकिन ब्लड के अंदर WBC भर चुके हैं, लेकिन ये WBC सारे इमेच्योर है। तो देखा जाए तो पूरे ब्लड के अंदर मैच्योर WBC की कमी है। ठीक है, WBC की कमी तो है क्योंकि ये इमेच्योर WBC कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन WBC की वजह से क्या हुआ है, RBC और प्लेटलेट्स प्रोडक्शन को भी स्पेस नहीं मिला, जिससे बॉडी के अंदर RBC की भी कमी होगी और प्लेटलेट्स की भी कमी होगी, जिससे एक कंडीशन जनरेट होगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ल्यूकीमिया। ठीक है, किसी रीजन की वजह से क्रोमोजोम के अंदर म्यूटेशन हुआ, जिससे ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिविटी कम हुई और ओन्कोजीन एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, उससे क्या हुआ है, WBC के अंदर लैक ऑफ सेल ग्रोथ कंट्रोल यानी ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ यानी ओन्कोजीन की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। उससे क्या हो गया, जो बोन मैरो के सेल है वो ल्यूकीमिक हो गए, वहां पे कैंसर डेवलप हो गया, जिससे एक्सेस नंबर ऑफ अबनॉर्मल WBC प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। इतने एक्सेस नंबर में प्रोड्यूस हुए कि इसने बोन मैरो को ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, पूरे बोन मैरो को ऑक्युपाई कर लिया है, तो इससे इट अल्टर्स प्रोडक्शन ऑफ RBC एंड प्लेटलेट्स। इससे RBC और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन भी अल्टर हो चुका है, वो भी डिमिनिश हो चुका है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका है, जिससे RBC का नंबर भी डिक्रीज हो गया और प्लेटलेट्स का भी। WBC का नंबर इसलिए डिक्रीज हुआ है क्योंकि हेल्दी WBC बॉडी के अंदर नहीं है। ब्लड के अंदर बहुत सारे WBC है, लेकिन वे अनहेल्दी है, इमेच्योर है, जो कुछ काम नहीं कर सकते। ठीक है, और जब तीनों के तीनों सेल्स का नंबर डिक्रीज हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं हम पैनसाइटोपिनिया। ठीक है, तो पैनसाइटोपिनिया हो गया है। अगर WBC कम होती है तो बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलता है, इन्फेक्शन। RBC कम होती है तो क्या देखने को मिलता है अपने को, एनीमिया। प्लेटलेट्स कम होते हैं तो क्या देखने को मिलता है अपने को, ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ ल्यूकीमिया की। टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया। ठीक है, ये टाइप हमने क्लासिफिकेशन कर रखी है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेल एंड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेल एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन और टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। तो देखो, दो टाइप ऑफ सेल का बात करा जाए तो दो टाइप से हमने क्लासिफाई कर रखा है। टाइप ऑफ सेल की अगर केवल बात करा जाए तो दो टाइप का, एक होता है लिम्फोइड ल्यूकीमिया। ठीक है, एक होता है माइलोइड। लिम्फोइड और माइलोइड ल्यूकीमिया। ठीक है, लिम्फोइड ल्यूकीमिया और माइलोइड ल्यूकीमिया। अगर देखिए, अगर माइलोइड पाथवे अफेक्ट हुआ है तो माइलोइड ल्यूकीमिया, लिम्फोइड पाथवे अफेक्ट हुआ है तो लिम्फोइड ल्यूकीमिया। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन इसको दो पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट और सेकंड है क्रोनिक। अब एक्यूट दो टाइप का होता है,
एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। सेकंड, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया AML। अब क्रोनिक को भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, ALL AML। ऐसे ही क्रोनिक है CLL और CML, इस तरह से। अब इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया और वहीं एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया। CLL की फुल फॉर्म, C का मतलब क्रोनिक, L का मतलब लिम्फोसाइटिक और L का मतलब ल्यूकीमिया। CML मतलब क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया। क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया, ठीक है। ALL AML CLL CML। अब देखिए, जो ALL होता है ना, वो ज़्यादातर बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर प्रेजेंट होता है इन चिल्ड्रंस, ठीक है। जो ALL होता है ना, बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है ज़्यादातर। ये प्रेजेंट होता है 0 से लेके 15 ईयर तक के बच्चों के अंदर ज़्यादातर। वहीं AML को कहा जाता है कि ये एडल्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एडल्ट के अंदर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा ब्लड कैंसर होता है AML, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, ये प्रेजेंट होता है 15 से लेके 39 ईयर्स तक की एज के अंदर सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर बात करते हैं CLL की। इसको कहा जाता है कि लाइफ के 4th डिकेड के अंदर, 4th डिकेड यानी 40 वाले साल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये होते हैं CML, ALL AML और CML, सॉरी CML होता है ना, ये CML कहा जाता है कि ये लाइफ के 4th डिकेड के अंदर प्रेजेंट होता है CML, ठीक है। जो CML है वो लाइफ के 4th डिकेड के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी 40 से लेके 49 ईयर्स तक की एज के बीच में, 40 to 49 ईयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है क्या, CML, ठीक है। वहीं जो CLL होता है, इसको कहा जाता है कि ये ओल्ड एज के अंदर प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा। ओल्ड एज यानी ग्रेटर देन 50 ईयर्स, ये ग्रेटर देन 50 ईयर्स की एज के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सा, CLL, ओके। ये थे टाइप ऑफ ल्यूकीमिया। अब बात करते हैं ल्यूकीमिया की ईटियोलॉजी की। अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया ना। अब बात करते हैं हम ईटियोलॉजी की। देखिए ईटियोलॉजी वैसे तो डायरेक्ट कोई ईटियोलॉजी है नहीं इसकी, रिस्क फैक्टर्स ही हैं जो ब्लड कैंसर को होने के चांस को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स की। फर्स्ट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स यानी कुछ सिंड्रोम्स, जैसे ट्राइजोमी 21, जिसको डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, डाउन सिंड्रोम। उससे ल्यूकीमिया होने का रिस्क बढ़ता है। सेकंड, एक सिंड्रोम होता है फिलाडेल्फिया सिंड्रोम।
फिलाडेल्फिया सिंड्रोम होता है क्रोमोसोम नंबर 22 की एबनॉर्मेलिटी। ये क्रोमोसोम नंबर 22 की एबनॉर्मेलिटी होती है किसकी? फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। ये जो ट्राइजोमी 21 है ज़्यादातर बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, तो ट्राइजोमी 21 वाले बच्चे के अंदर ALL ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं फिलाडेल्फिया सिंड्रोम के पर्सन्स के अंदर आपको CML ज़्यादा देखने को मिलता है। CML जो लाइफ के 4th डिकेड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या? CML। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक्स के अंदर एक और फैक्टर होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन की एबनॉर्मेलिटी। ट्यूमर सप्रेसर जीन की एबनॉर्मेलिटी। इस जीन का नाम होता है TP53। TP53 या ट्यूमर सप्रेसर जीन की एबनॉर्मेलिटी, उसकी वजह से भी ल्यूकीमिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ वायरस। कुछ वायरस भी एक रिस्क फैक्टर बनते हैं। वायरस जैसे एक वायरस होता है HTLV वायरस। ठीक है, ये क्या है? ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिक वायरस। ये क्या है? ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिक वायरस। ये वायरस भी एक रिस्क फैक्टर बनता है ल्यूकीमिया का। ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिक वायरस। उसके बाद बात करते हैं कुछ इम्यूनोलॉजिकल कोजेस। इम्यूनोलॉजिकल कोजेस यानी जैसे कुछ इम्यूनिटी से रिलेटेड, जैसे अगर किसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, अपने को इम्यूनिटी सप्रेस करने की जरूरत पड़ती है। जैसे किसी का हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, किसी का हमने हार्ट ट्रांसप्लांट किया, लीवर ट्रांसप्लांट किया, किडनी ट्रांसप्लांट किया, उस केस के अंदर अपने को क्या करते हैं, हम उस पेशेंट का पहले इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। तो सप्रेस करते हैं तो इम्यूनिटी सप्रेस कैसे होती है? अपने ब्लड सेल का प्रोडक्शन डिक्रीज करके। तो हम क्या करते हैं, हाई डोज के अंदर स्टीरॉइड्स देते हैं। तो हाई डोज के अंदर स्टीरॉइड देने से क्या होता है, वहाँ पे जैसे ही स्टीरॉइड की डोज हम घटाते हैं तो वापिस से एकदम से ना बॉडी के सेल रिबाउंड मारते हैं। ठीक है, एकदम से रिबाउंड होते हैं, जिससे एकदम से सेल का नंबर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है, जिससे कई बारी एक रिस्क फैक्टर डेवलप होता है कैंसर का स्टार्ट होने का। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजिकल जैसे ऑर्गन डोनेशंस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट के अंदर भी ल्यूकीमिया का रिस्क होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट के अंदर हैवी डोज के स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, जिससे अपने ब्लड के जो सेल्स हैं वे स्प्रेस हो जाते हैं। तो जब हम ये डोज डिक्रीज करते हैं, एकदम से अपनी बॉडी के ब्लड सेल्स रिबाउंड हो जाते हैं, वापिस से एकदम से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जिससे वे सेल स्टिमुलेट हो जाते हैं, वहां पे म्यूटेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज। ओके, और उसके बाद बात करते हैं कुछ रेस। अफ्रीकन अफ्रीकन रेस के अंदर ल्यूकीमिया ब्लड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के अंदर इंडस्ट्रियल सब्सटेंस, जैसे बेंजीन,
आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेंजीन C6H6 ऐसा एक डायग्राम बनाते थे। ये चीज बेंजीन की इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क होता है ल्यूकीमिया होने का। पीवीसी जिसके वायर्स की इंसुलेशन बनती है, जो वायर की इंसुलेशन जो अपने होम्स के अंदर यूज करते हैं, जो तार होते हैं उनकी इंसुलेशन बनती है वो पीवीसी से बनती है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलती है। उसके बाद रेडिएशन, रेडिएशन भी कौन सा, आयनाइजिंग रेडिएशन, जो एक रिस्क फैक्टर बनता है। जो एक रिस्क फैक्टर बनता है। उसके बाद कुछ ड्रग्स, कुछ ऐसी ड्रग्स जिसकी वजह से क्या होता है ल्यूकीमिया डेवलप हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है हम किसी अदर कैंसर को ट्रीट करने के लिए कोई ओंकोलॉजी की ड्रग लेते हैं, हम कीमोथेरेपी लेते हैं, लेकिन उस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या होता है कि अपने बोन मैरो के सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक ऐसी ड्रग है बहुत कॉमनली नाम है मेल्फालम, मेल्फालम ड्रग। ठीक है, एक ऐसी अल्कलाइटिक एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है जिसका एक सेकेंडरी साइड इफेक्ट क्या है, ये ल्यूकीमिया कोज कर देती है। ठीक है, एक एल्कलाइटिक एंटी कैंसर ड्रग है जिसका सेकेंडरी साइड इफेक्ट क्या है, ये ल्यूकीमिया कोज कर देती है। ठीक है, उसके बाद छोटे मोटे रिस्क फैक्टर जैसे फैमिली हिस्ट्री, किसी की फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री में भी ट्रैवल करती है जीन्स ऐसे। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस कैंसर हिस्ट्री हो, कोई प्रीवियस कैंसर हिस्ट्री हो जिसके अंदर प्रीवियस रेडियोथेरेपी ली हो, प्रीवियस कीमोथेरेपी ली हो, जिसके अंदर हमने रेडियोथेरेपी ली हो या कोई कीमोथेरेपी ली है, जिसकी वजह से क्या होता है अपने ब्लड के अपने बॉडी बोन के अंदर बोन मैरो सेल स्टिमुलेट हो गए हो। ठीक है, ये थे इसके ईटियोलॉजी। ठीक है, ये थे ईटियोलॉजी। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स की। नाउ वी टॉक अबाउट क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर से पहले एक छोटे से लिख लेते हैं डायग्नोसिस। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है डायग्नोसिस। डायग्नोस कैसे करेंगे, सीधा बात है, पहले हिस्ट्री ले लो, फिजिकल एग्जामिनेशन छोड़ो, डायग्नोसिस छोड़ो, क्लिनिकल फीचर ही लिखते हैं। क्लिनिकल फीचर से पहले आप देखिए पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमने पढ़ाया था कि लास्ट में क्या होने लग रहा है, पेनसाइटोपिनिया, यानी हर ब्लड सेल का नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो क्लिनिकल फीचर भी यहीं से ही आएंगे। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम WBC डिक्रीज होने की वजह से, यानी ल्यूकोसाइटोपिनिया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिक्रीज WBC यानी ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइट्स का नंबर डिक्रीज हो गया तो पेशेंट क्या है, देखो WBC कम, क्या ब्लड कैंसर के अंदर WBC का नंबर डिक्रीज। वैसे तो WBC बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन ये WBC इमेच्योर है, इनका होना और ना होना एक बराबर है। ठीक है, लेकिन तो इसी वजह से पूरी बॉडी के अंदर WBC का नंबर डिक्रीज हो गया। तो WBC का काम क्या था, बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करना। तो यहाँ पे पेशेंट को हो जाएगा इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन होता है तो क्या सिम्टम आता है पेशेंट को, फीवर आता है। WBC कम होने की वजह से सोर थ्रोट हो सकता है। ठीक है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, ओरल इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे ही इम्यूनिटी या WBC का नंबर कम होता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगस भी तभी आती है जब पूरी बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस हो। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि WBC का नंबर कम हो गया है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, WBC का नंबर कम होने की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाना। अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है तो उससे क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए प्लेटलेट्स का काम क्या होता है।
डिक्रीज प्लेटलेट, ठीक है, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स कम हो जाना या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से क्या क्या फीचर आ देते हैं? ब्लड क्लोट नहीं होता, पर्सन को क्या देखने को मिलेगा? हेमरेज, ठीक है, पर्सन के अंदर हेमरेज हो जाएगी। पर्सन के अंदर हेमरेज होगी, पर्सन के अंदर ब्लीडिंग होगी, पर्सन के अंदर ब्रूस होंगे, स्किन के ऊपर ब्रूस होंगे। स्किन की अगर मैं बात करूं, स्किन के ऊपर ब्रूसेस हो जाएंगे और पैटैचे हो जाएंगे स्किन के ऊपर। स्किन के ऊपर परप्यूरा हो जाएगा, स्किन के ऊपर इकाइमोसिस हो जाएंगे। पैटैचे, परप्यूरा, इकाइमोसिस, ये चीज आपको देखने को मिलेगी स्किन के ऊपर। ये पैटैचे, परप्यूरा और इकाइमोसिस के अंदर क्या डिफरेंस है एक बार देखिए। ये है तीन चीज, एक तरफ है पैटैचे, सबसे पहला है पैटैचे, उसके बाद है परपुरा, फिर है इकाइमोसिस। पैटैचे ऐसे छोटे 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 दाने से हो जाते हैं। परपुरा क्या है? इन दानों का साइज थोड़ा सा, ब्लीडिंग वाले दानों का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इकाइमोसिस पे पूरे वाइड एरिया के अंदर अगर ऐसे ब्लीडिंग हो जाए तो उसको बोलते हैं हम इकाइमोसिस। दीज ऑल आर अकॉर्डिंग टू साइन। जो पैटैचे होता है इसका साइन होता है लेस देन 2 mm, और जो परप्यूरा होता है इसका साइज होता है 2 से लेके 10 mm तक। 2 या 3 से लिख लेते हैं। थ्री से लेके 10 mm। इकाइमोसिस का साइज होता है ग्रेटर देन 10 mm या ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 10 mm से ज़्यादा इकाइमोसिस हो जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? नोज से ब्लीड हो सकती है, यानी एपिस्टेक्सिस हो सकता है, ठीक है। एपिस्टेक्सिस हो सकता है। जीआईटी से ब्लीड हो सकती है, तो जीआईटी के अंदर भाई मलीना देखने को मिल सकता है अपने को, ठीक है। और कफ के अंदर ब्लड हो सकता है तो हेमोपेटाइसिस, ठीक है। यूरिन के अंदर ब्लीड आ रहा है यानी हेमेचूरिया। ये सब क्यों हो रहे हैं? प्लेटलेट्स का नंबर कम होने की वजह से हेमेचूरिया अपने को देखने को मिल सकता है। हेमेचूरिया, ठीक है। हेमेचूरिया, हेमेटेमेसिस, हेमेटेमेसिस, ठीक है। ये सारे क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज हो चुका है। अब बात करते हैं तीसरा, आरबीसी का नंबर कम होने की वजह से। अब बात करते हैं डिक्रीज आरबीसी की वजह से अपने को क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो आरबीसी का नंबर कम होने की वजह से सबसे पहले तो भाई एनीमिया होएगा। आरबीसी का काम क्या होता है भाई? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो पर्सन जल्दी से थक जाएगा, पर्सन के अंदर फटीग हो जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होएगी, पर्सन का रंग पीला पड़ जाएगा, पेलर हो जाएगा, पर्सन को वीकनेस होगी। तो लिख लेते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीकनेस, पेलर, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हो जाएंगी, वीकनेस देखने को अपने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज ओके। तो ये है आरबीसी का नंबर कम होने की वजह से। और एक फटीग और लिख लो, ठीक है। उसके बाद अगर जब ये इमेच्योर, बहुत सारे लार्ज अमाउंट के अंदर इमेच्योर डब्ल्यूबीसी है, ये डिस्ट्रॉय होने के लिए कहाँ पे जाते हैं? लिम्फेटिक ऑर्गन्स के अंदर, जैसे स्प्लीन के अंदर जाते हैं, लीवर के अंदर भी जाते हैं आखिर में, लास्ट में, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे ये डिस्लोग हो सकते हैं, वहाँ पे ये
वहाँ पे अटक सकते हैं, जिसकी वजह से क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? इमेच्योर ब्लड सेल्स immature blood cell losses in lymphatic organs जिससे क्या हो सकता है, जैसे स्प्लीनोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, या हिपेटोस्प्लीनोमेगाली, ये सारी चीज़ें। इमेच्योर डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और छोटे मोटे क्लिनिकल फीचर जैसे भाई बोन वीक हो सकती हैं, बोन पेन हो सकता है, या बोन मैरो हाइपरप्लेजिया हो सकता है। ये छोटे मोटे क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे क्लिनिकल फीचर। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द डायग्नोसिस। हाउ डू वी डायग्नोस कि किसी पर्सन को ल्यूकीमिया है, ठीक है। सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लो और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करो। हिस्ट्री लो, उसको कोजेस के रिलेटेड, कभी कोई कीमोथेरेपी ली है, कभी रेडियोथेरेपी मिली है, फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करो, जिसके अंदर आपको स्किन एग्जामिनेशन करोगे तो प्लेटलेट्स डिक्रीज होने के साइन दिखेंगे, आपको एनीमिया मिलेगा, आरबीसी एग्जामिनेशन करो, आरबीसी वगैरह चेक करोगे। इसके बाद हम सीबीसी चेक करेंगे, फिर हम एलएफटी आरएफटी लाइक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर हम एक्सरे करेंगे। एक्सरे के अंदर अपने को देखने को मिलेगी बोन मैरो की हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगी। फिर हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, फिर हम एमआरआई कर सकते हैं, और कंफर्म करने के लिए हम बोन मैरो बायोप्सी ले सकते हैं। बोन मैरो बायोप्सी लेके हम कंफर्म कर लेंगे। सीबीसी से क्या देखने को मिलेगा अपने को, पैनसाइटोपिनिया। ये सभी थे आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, जो हम करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका ल्यूकीमिया का फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। थैंक यू।